नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में मैं बात कर रही हूं योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत को जो इंटरव्यू दिया, उनके साक्षात्कार में जो बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि यूपी हिंदू बहुल इसीलिए दंगे गुल। सवाल आज महाभारत में मैं ये पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से अपने साक्षात्कार में यही बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक से बात करते हुए एक लंबी लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू बहुल है इसीलिए सेक्युलर है, यूपी हिंदू बहुल है इसीलिए शांत है। सीएम योगी के बयान के गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं, चुनावी संदर्भ में इसे समझा जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू का मतलब किसी जाति मजहब से नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सीएम योगी के बयान से सहमति जताई और कहा कि पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ से वो सहमत है। योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश हिंदू बाहुल्य है, हिंदू अधिक संख्या में है और इसीलिए देश में शांति और उत्तर प्रदेश में शांति है। उन्होंने आज खुलकर यह भी कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद उस नफरत को किस तरह से परास्त किया है, आज योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि एक हिंदू फोबिया यानी हिंदू का डर, हिंदुत्व का डर बिठाने की कोशिश की जा रही है और उसे लेकर एक राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता है कि सीएम योगी के कहने के मायने क्या है? क्या यह बयान हिंदू मुस्लिम सियासत को लेकर रहा या फिर हिंदू मुस्लिम सियासत खत्म करने को लेकर रहा? मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण की ये लकीर है या पश्चिमी यूपी में समीकरण साधने का प्रयास है। हिंदू बहुल होना शांति और सुरक्षा की गारंटी है। इसके जरिए योगी क्या संदेश देना चाह रहे थे? योगी आदित्यनाथ ने आज जब ये कहा कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक डर फैलाने की, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, लेकिन ये देश सेक्युलर है क्योंकि यहां हिंदू बहुल है। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि 10 मार्च को साफ होगा 80-20 का अर्थ। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी बार बार 80% और 20% की बात करते रहे। वो कहते रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। इस बयान के भी अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि 80% लोग विकास चाहते हैं और 20% अराजकता वाले किसी और को वोट देंगे। लेकिन विपक्ष इस बयान को ध्रुवीकरण से जोड़ता है। एक मायने से देखा जाए तो योगी संत है, महंत है, एक समाज में उनकी बड़ी जगह है और उस समाज और उससे जुड़े लोगों या कहे अपने धर्म को लेकर वो मुखर रहते हैं और तारीफ भी करते हैं। लेकिन विपक्ष इससे सांप्रदायिकता का अंश के रूप में देख रहा है। फिर एक बार सीएम योगी ने रिपब्लिक से बात करते हुए 80-20 की बात दोहरा दी और कहा कि जो 80% लोग बेहतर सुरक्षा माहौल और विकास का समर्थन करते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और जो 20% अराजकता फैलाते हैं वो दूसरी तरफ वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को सबको 80 और 20% का मतलब समझ आ जाएगा। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि यूपी चुनाव में कौन पाकिस्तान लेकर आया? यूपी चुनाव में एक बार फिर से वही शब्द गूंजने लगे जो अक्सर यूपी की सियासत में शोर मचाते हैं। चुनावों से ठीक पहले यूपी की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। जिन्ना का जिन अभी वापस चिराग में गया भी नहीं था कि पाकिस्तान के में फिर से निकल कर आ गया। साथ ही कसाब और याकूब भी आ गए। दरअसल अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं चीन है। बस फिर क्या, बीजेपी ने अखिलेश पर जोरदार हमला बोल दिया और कहा कि याकूब मेनन फांसी पर चढ़ गया, नहीं तो अखिलेश उसे भी टिकट दे देते, कसाब को स्टार प्रचारक बना देते। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव का कहना है कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और बीजेपी केवल वोट की राजनीति की वजह से पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। ये दुखद, चिंताजनक, शर्मनाक है। तुरंत अखिलेश यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना की रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी चुनाव में पाकिस्तान क्यों आया और आया तो इसे कौन लाया? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं यूपी में कौन होगा भूतपूर्व और कौन होगा अभूतपूर्व? यूपी में अब सीधी लड़ाई सत्ता के शीर्ष दावेदारों के बीच हो गई है। वो चाहे योगी हो या फिर अखिलेश यादव, माया हो या फिर
अगर कोई और चेहरा आपको नजर आता है। सीएम योगी अखिलेश यादव पर सीधे हमलावर हैं और कहा कि वो बड़े पिता की संतान हैं, वो दोपहर को सोकर उठते हैं, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। उधर अखिलेश सीएम योगी पर निशाना साधने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबा को गोरखपुर लौटना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि पहले के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के ने अपने घर बनवाए हैं, जबकि हमने लाखों गरीबों के घर बनवाए। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया था और कहा कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश समय बिताते हैं, वो किसी बड़े बंगले से कम नहीं है। अब आप सोचिए कि किस तरह से वार पलटवार व्यक्तिगत हो गया है। इस बारे में भी ये बता दें कि किस तरह से लगातार ये वार हर तरफ से हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जब उन्होंने मठ की बात कर ही दी है, यानी मायावती ने मठ की बात कर ही दी है, तो कभी वो मठ में आए भी और मठ में समय भी बिताए। सवाल उठता है कि यूपी में अब कौन सा मुख्यमंत्री का दावेदार भूतपूर्व होगा, कौन अभूतपूर्व होगा, क्योंकि जो भी आएगा वो ये रिकॉर्ड जरूर बनाएगा। भारत का सेकुलर स्टेटस है ही इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं जिससे देश और दुनिया के सामने हिंदुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन अब ये आज तो बहुत कम हो चुका है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। तो आपने सुना कि किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हिंदू उदारवादी है और इसीलिए भारत का जो सेक्युलर चरित्र है वो हिंदू की बदौलत है, हिंदुत्व की बदौलत है। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका आपसे परिचय एक बार करा देती हूं, उसके बाद हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान है और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले महाभारत में सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के पास जा रही हूं। सदगुरु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको प्लीज स्क्रीन पर दिखाइए। सदगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर, महाभारत में। और आज मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल सदगुरु जी, जो आज योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के साथ साक्षात्कार में बात कही, उन्होंने कहा है कि जो सेक्युलर चेहरा है, धर्मनिरपेक्ष चेहरा है भारत का, वो इसलिए क्योंकि ये हिंदू बहुल्य है और यहां पर हिंदू उदारवादी है, इसीलिए ये सेक्युलर चेहरा है। महाराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही जी, आ रही। सदगुरु जी, मैं चाहूंगी कि आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले दें, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदू उदारवादी है और हिंदू की वजह से ही, हिंदू बहुल होने की वजह से ये देश, और उत्तर प्रदेश के बारे में वो कह रहे थे कि सेक्युलर है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि यह देश हिंदू प्रधान है, जिसके कारण सेकुलरिज्म बचा हुआ है। इसी हिंदू देश से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या जितने भी देश हों, आज उस देश का स्ट्रक्चर क्या है? क्या वहाँ पर सेकुलरिज्म है? सब के सब इस्लामी कंट्री हैं। 57 इस्लामिक कंट्री में भी जितनी सुख शांति नहीं है, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो हिंदू प्रधान होने के कारण सेकुलरिज्म को बचाए हुए है। यद्यपि यहाँ के सेकुलरिज्म का प्रयोग बहुसंख्यक हिंदुओं की प्रताड़ना के लिए किया गया है, ये विषय अलग है, लेकिन इस बात से पूरी दुनिया सहमत है
केवल उत्तर प्रदेश और भारत ही नहीं कि जब तक भारत हिंदू प्रधान है तब तक यहाँ आनंद है, शांति है, प्रेम है, सेकुलरिज्म है। जिस दिन 80% नहीं 60% किसी और कौम के लोग हो जाते तो यह स्टेट भी इस्लामिक स्टेट होता। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। और इस दृष्टि से यह बयान प्रत्येक भारतवासी का है। वो किस दल से हैं, कहां से हैं, इससे कोई मतलब नहीं। प्रत्येक राष्ट्रवादी, प्रत्येक सनातनवादी और प्रत्येक भारतवंशी का यही आवाज होगा कि जहां सनातन और हिंदुत्व बहुल क्षेत्र है वही क्षेत्र शांति प्रिय है और वहीं पर सेकुलरिज्म बची हुई है, नहीं तो फिर बाकी तो धर्म प्रधान हो जाते। 80% होने के बाद भी सेकुलर स्टेट है, देश है, ये तो कब का धर्म प्रधान हो गया होता अगर कोई भी और कंट्री होती तो, कोई भी और कौम होता तो। इसलिए मैं ये सभी बैठे हुए लोगों को, भारतवंशियों को, राष्ट्रवादियों को, सनातन प्रेमियों, दल के दलदल से ऊपर बात कर रहा हूं मैं, दल के दलदल से ऊपर उठकर दिल की बात कर रहा हूं। और ये प्रत्येक को पता है, हर एक को पता है जो यहां बैठे हैं और प्रत्येक भारतवंशी को पता है। जी पूछिए। सतगुरु जी, योगी जी ने जो बात कही, उन्होंने हिंदू फोबिया का जिक्र किया, यानी कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ एक तरह का एक डर बिठाने की कोशिश कि देखिए हिंदू संगठित हो रहे हैं और हिंदू किस तरह से संगठित होकर एक डर फैला सकते हैं। वो एक हिंदू फोबिया कि भाई देखिए ये अगर संगठित हो रहे हैं तो ये सही नहीं है। वो आपको लगता है एक ऐसा डर फैलाने की कोशिश की गई है, एक ऐसा एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है? इस देश में 70 साल में जो नैरेटिव्स गढ़े गए हैं वो ज्यादातर हिंदुओं के खिलाफ गढ़े गए हैं और ये प्रोपेगेंडा है जहां हिंदू आतंकवाद की बात हो जाती है। पूरे दुनिया को पता है कि आज आतंकवाद का चेहरा कैसा है और आतंकवादी कहां है। मैं आज भी मानता हूं कि आतंकवादी किसी धर्म, किसी मत के नहीं होते। आतंकवादियों का अपना एक अलग मत होता है, लेकिन हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से भारत में हिंदू फोबिया वास्तव में लागू किया गया है कि हिंदू एकत्रित हो गए तो तुम्हारा क्या होगा। आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुलेआम लोग बोलते हैं, आप सुनते होंगे, बाहर से भी आके लोग बोलते होंगे, भारत के चुनाव में बोलते हैं। आप बताइए, भारतवर्ष में जहां जहां हिंदू अधिक हैं और वहां पर अन्य कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या कभी उनको कोई दिक्कत हुई? लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जब उसी कश्मीर में कोई कम्युनिटी बढ़ जाती है तो रातों रात कश्मीरी हिंदू विस्थापित हो जाते हैं, मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती है, सड़कों पे कत्लेआम हो जाता है। तब संविधान भी कहां था, तब लोग भी कहां थे, तब धर्म के नाम पर जो लोग प्रवचन करते थे वो लोग भी कहां थे? जो लोग कहते हैं हिंदू जहां आएंगे वहां पर ज्यादा आक्रमण हो जाएगा, हिंदू जहां होगा, सनातन धर्मी जहां होंगे वहां शांति होगी, स्वस्ति होगा, आनंद होगा, चाहे वो मुस्लिम रह रहे हों, चाहे क्रिश्चियन रह रहे हों, चाहे कोई भी हो, वहां होगा तो आनंद के साथ होगा। और पूरे भारतवर्ष में आप एक बार सर्वे करा लो, आपके पास तो न्यूज चैनल है, पता कर लो, जहां कम संख्या में मुसलमान हैं, ईसाई हैं और हिंदू ज्यादा संख्या में हैं, वहां कैसे सारे पर्व एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं। लेकिन आप एक चीज और देख लेना, जहां संख्या बढ़ गई और हिंदू कम हो गया वहां पर असहिष्णुता हो जाती है, रोक होने लगते हैं, होली मत मनाओ, दीपावली मत मनाओ, नगाड़े मत बचाओ, ये मत करो। क्या ये आपसे छुपी हुई है? मैं एक सनातन परंपरावादी संत हूं, साधु हूं और भारत का एक नागरिक हूं, संविधान का पालन करने वाला हूं, पर मेरा एक मानना और है कि संविधान मनुष्यों के हित के लिए बनाई गई है, मनुष्य संविधान के लिए नहीं बनाए गए। मनुष्य कष्ट में हो, दुख में हो और संविधान चलता रहे। संविधान का अर्थ है जो नियम, जो नीति, जो विधान मनुष्यों को आनंद दे सके, राष्ट्र की प्रगति करा सके, राष्ट्र में एकता ला सके। इसलिए मेरा ऐसा मानना है हिंदुओं का बहुसंख्यक होना जरूरी है। यही नहीं, पूरे विश्व में अगर हिंदुत्व बढ़ता है तो हर जगह शांति, प्रेम और आनंद बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और आप किसी भी आलोचक से पूछो, किसी भी जो कम से कम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, किसी दल के दलदल में नहीं है, दल के दलदल से उठकर किसी राष्ट्रवादी भारतवासी से पूछो, दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछो जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो कहेंगे हिंदुत्व एक सहिष्णु धर्म है,
सनातन एक सहिष्णु धर्म है और ये जहां रहते हैं वहां आनंद होता, एकता होता, प्रगति होती और शांति होती। सदगुरु जी, हालांकि आप राजनीतिक नहीं बोलते हैं, राजनीति पर आप राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, एक योगी हैं, और जब उनको उस भेष में देखा जाता है तो शायद इस तरह की क्या एक सोच आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि ये सिर्फ एक धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वो खुद ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व ये एक जीवन शैली है, ये किसी एक धर्म के प्रचार नहीं है सिर्फ। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बहुत लोग कह रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, जब बात धर्म की आती है तो कुछ लोग धार्मिक हो जाते हैं, जब बात संविधान की आती हो तो संवैधानिक हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं संविधान से राष्ट्र चलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो संविधान के तहत मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने उन्हें चुना है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो भी नीति बनती है वह क्या किसी धर्म विशेष के लिए बनती है? क्या किसी धर्म विशेष के लिए बनाया गया है? जो भी नीतियां बनी हैं उत्तर प्रदेश के 23 से 24 करोड़ जनता के लिए बनी है। अगर वो कोरोना के दौर में सबको अगर मुफ्त राशन दिए गए तो क्या धर्म देखकर दिया जाता है? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, अगर किसी दूसरे दल की भी सरकार होती तो शायद वो ही करती, लेकिन ये दल विशेष होने के कारण किसी के हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर हमला करना मैं उचित नहीं समझता। हो सकता है मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से या पार्टी से 100% कोई सहमत ना हो, मैं भी ना हूं, लेकिन जो कार्य हिंदू, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की प्रगति और मनुष्य की प्रगति के लिए हो रहा है उसमें तो सबको साथ देना चाहिए, सबको एक साथ बोलना चाहिए। और हिंदुत्व फोबिया बनाकर हिंदुओं के प्रति जो अपराध कराए जा रहे हैं, हिंदुओं को जो आतंकवादी दिखाया जा रहा है, अरे जो जीवन भर रंगों का त्योहार मनाता है, जो रंग लगाता है लाल पीले हरे, वो कभी किसी पशु पक्षी की हत्या करके कभी रंग नहीं बहाता, खून नहीं बहाता, लहू नहीं बहाता। आप उनके देवी देवताओं के नंगे चित्र बना दीजिए, फिर भी हिंदू अपना बैठा हुआ अपना साधना कर रहा है, कहीं कोई कत्लेआम नहीं करता, कोई रक्त नहीं बहाता, और उसके बाद भी आप हिंदू आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू जहां ज्यादा हो गए वहां पर आतंकवाद बढ़ जाएगा, बाकी धर्मों को तकलीफ हो जाएगी। अरे हिंदू और सनातनवादी अगर रहेंगे तो पूरे विश्व में सांस्कृतिक उत्थान होगा और सारे विश्व के लोग आनंदित रहेंगे। और मैं समझता हूं आप कभी किसी राष्ट्रवादी, मुसलमान, क्रिश्चियन किसी से भी पूछिएगा तो वो भी आपको यही कहेगा, हम हिंदुस्तान में जितने सुरक्षित हैं, जितने आनंदित हैं, उतने और किसी कंट्री में कहीं भी नहीं है, ये उनको भी पता है। जगतगुरु जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। जैसे मैंने, क्योंकि ये जो हमने साक्षात्कार किया ये यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ था, और ये जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, उन्होंने कहा कि एक हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। आपको लगता है कि पहले भी तुष्टीकरण होता रहा, लेकिन उसके खिलाफ क्या कितने लोग उठ खड़े हुए और बोला उसके खिलाफ? लेकिन उस तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने पर मुझे लगता है कि उस तरह के सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन जब हिंदुत्व और हिंदू के संगठित होने की बात होती है तो उस पर एकदम से आरोप लगा दिया जाता है कि देखिए हिंदू संगठित हो रहे हैं और ये ठीक नहीं है, ये गलत है। भारतवर्ष सनातन धर्मावलंबियों और हिंदुओं का देश रहा है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी कभी न कभी हिंदुस्तान के अंग रहे हैं और मेजॉरिटी हिंदू रही है। तो मैं इतना ही तो कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं, जो एकेडमिक क्वालिफाइड हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं हैं, आध्यात्मिक विद्या जिनके पास नहीं है, वही आपको ऐसी भाषा बोल सकते हैं। नहीं तो आप पूछिए जो थोड़ा भी आध्यात्मिक भाषा को जानता होगा और प्रेम की भाषा को जानता होगा, वो पाकिस्तान में रहना पसंद करेगा, अफगानिस्तान में रहना पसंद करेगा, बांग्लादेश में रहना पसंद करेगा या हिंदुस्तान में रहना पसंद करेगा, वो खुद बता देगा। मुसलमान भी होगा तो कहेगा हिंदुस्तान मेरा सबसे बढ़िया है, मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि आपने देखा अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहब लाने के लिए कितनी तरद्दुद करनी पड़ी, उठा के लाने पड़े। अरे एक यही देश है जहां हिंदू ज्यादा हैं, सनातन धर्मावलंबी ज्यादा हैं। जो भी पैनल में भी बैठे हैं, चाहे किसी दल में हो, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं सत्य का अवलंबन करें और ये बात जरूर कहें कि हिंदू है तो राष्ट्र है, हिंदू है तो सेक्युलरिज्म है, हिंदू है तो शांति है। और एक बात और पूछूंगा,
70 साल से वास्तव में जब ये होता था तुष्टीकरण, तब हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती थी? मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन लोग कहेंगे राजनीतिक हो गए। हालांकि ये भी आपको एक बात क्लियर कर दूं, राजनीतिक व्यक्ति कह के और साधुओं को अलग कर देते हैं। राजनीति धर्म का एक अंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धर्म का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना, सबको बचाओ, सबको बढ़ाओ, सबके लिए एक सुंदर स्पेस हो, सबके प्रगति के लिए एक जगह जहां पर हो, उसको धर्म कहते हैं। अब मैं पूछता हूं, राजनीति धर्म से चलनी चाहिए या अधर्म से चलनी चाहिए? क्या कोई इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे, जिससे आप पूछोगे, वो कहेगा कि अधार्मिक राजनीति होनी चाहिए? राजनीति धर्म का एक अंग है और पूर्णतः धार्मिक राजनीति होनी चाहिए। अधार्मिक होने के कारण तो भारतवर्ष को इतना भुगतना पड़ रहा है। भारत अगर धार्मिक राजनीति प्रारंभ कर दे तो भारत के प्रत्येक नागरिक आनंदित रहेंगे, चाहे वो जिस मत के अवलंबन करने वाले हों। मैं बार बार कह रहा हूं, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सभी आनंद में रहेंगे अगर भारत धर्म की परंपरा, अभी तो अधार्मिक परंपरा से चल रही है, तुष्टीकरण की नीति से चल रही है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद का ये एक खेल चल रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, हिंदुस्तान तभी तक सुरक्षित है, और ये करोड़ों नहीं अरबों लोग कहेंगे, जब तक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान बना हुआ है। जैसे ही कम हुए, 40%, 50% हुए, ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये चैनल भी ऐसे चैनल नहीं रहेगा, सब में लग जाएंगे इस्लामिक स्टेट के झंडे। ये सबको पता होगा, जो लोग राजनीति भी कर रहे होंगे। पर तात्कालिक राजनीति के लिए भारत के आने वाले पीढ़ियों का आप वध मत करिए। भारत की आने वाली पीढ़ियों के विषय में सोचिए, उसमें आपके भी बच्चे हैं, आपके भी अपने नौनिहाल हैं। इसलिए भारत को सुरक्षित रखना है तो ये हिंदू बाहुल्य और सनातन प्रकृति का धर्म वाला देश ही रहना चाहिए। संविधान से ही चले, पर बहुसंख्यक हिंदू हैं तभी सुरक्षा है। जी, जगत गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मैं जो बात जगत गुरु जी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। मैं सीधे कपिल जी आपके पास आना चाहती हूँ। फैजान खान, राकेश त्रिपाठी जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। मुझे सीधे बताइए, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है और जिसकी बात जगत गुरु जी अभी कह रहे थे कि हिंदू और हिंदुत्व की बात करना और हिंदूवादी की बात करना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन इसे जब तुष्टीकरण की बात सालों साल होती रही तब किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज हिंदू की बात होती है तो हमेशा ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि एक एजेंडा सेट करना है। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए सुचारिता जी, किस तरह से हम सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी अकारण ही मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन, जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, तो इस देश की विभाजन के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना का नाम वो लेते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी तुलना करने का काम करते हैं, उनकी बराबरी करने का काम। और अब तो वो उससे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब तो वो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का राजनीतिक दुश्मन है, जिसको भाजपा उसको बनाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मनाक बयान है और आक्रोश में डालने वाला बयान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान का दुरुपयोग पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति हमने अब तक जो भी साक्ष्य सौंपे हैं, जो सबूत सौंपे हैं, कहेगा ये सबूत तो झूठे हैं, क्योंकि देखिए इनके उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, तो कह रहा है राजनीतिक दुश्मनी। मैं मानता हूँ इससे ज्यादा निकृष्टता का बयान नहीं हो सकता है। और इनकी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बल्कि कहते हैं कि तालिबान के लड़ाके भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़ाके हैं। ये जिन्ना, ये पाकिस्तान, ये तालिबान, ये क्यों कहा जाता है? ये भी तुष्टीकरण है और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। कपिल जी, आप लोग फिर आरोप लगाएंगे कि भाई पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, बीजेपी पर ये आरोप लगता है। राकेश जी, आप जानते होंगे इसे कि हर चुनाव से पहले आप पाकिस्तान ले आते हैं, लेकिन कपिल जी बताइए जरा, इस बार तो चुनाव में जिन्ना कौन लाया? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिन्ना तो हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के आती है, क्योंकि उनके मजार पे चादर भी यही चढ़ाती है। और इनके ही बड़े नेता जिनसे भाजपा जानी जाती है, वो नेता कहते हैं कि वो तो सेकुलर थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। किसने कहा था? किसने किताबें लिखी? तो लेकर के तो ये आते हैं। और सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि मोस्ट फेवरेट नेशन की उपाधि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान को दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने उसको वापस क्यों नहीं ले लिया? मैं पूछता हूं, आपने वापस क्यों नहीं लिया? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने मोस्ट फेवरेट नेशन की उपाधि पाकिस्तान को दी थी, वो आज तक कायम आपने क्यों कर रखे? आप आज तक
संसद के अंदर पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क क्यों नहीं घोषित किए? जब आप दुनिया से करते रहते हैं, क्यों आप उससे व्यापार के रिश्ते रखते हैं? क्यों जब पहला न्योता भेजा जाता है नरेंद्र मोदी द्वारा अपने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण पे, तो वो पहले पाकिस्तान को क्यों भेजा जाता है? वो कौन सी बात होती है कि पाकिस्तान पे बिना प्रोटोकॉल के उतरा जाता है और बिरयानी खाई जाती है? चलिए, वो तो मुद्दा पुराना हो गया सर कपिल जी, लेकिन ये बात तो सही है राकेश जी। शिवम, मैं आपके पास एक बार आ रही हूँ, ये बात तो सही है। वो कह रहे बार बार आप लोगों की तरफ से क्यों एंट्री होती है, बार बार बीजेपी की तरफ से पाकिस्तान की एंट्री होती है, आरोप आप उन पर लगा देते हैं, तुष्टीकरण की बात आप उन पर लगा देते हैं। सुचारिता जी, कल इंडियन एक्सप्रेस को योगी जी ने जो इंटरव्यू दिया और उसमें जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है। मैं योगी जी की इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि योगी जी लाल टोपी पहन कर क्यों बैठे हुए थे और समाजवादी के लिए क्यों बात कर रहे थे। अरे आंख मतलब अंधा होना एक व्यक्ति का एक प्रॉब्लम या परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका ऐसा दिखावा करना तो अपने आप में गलत है ना। आप मुझे एक चीज बताइए, कल जिन्ना कौन लेकर आए? जिन्ना तो पहले लाते थे, कल तो पाकिस्तान की बात करते हैं लगातार। 4 लाइनें पाकिस्तान पर एक व्यक्ति हैं, वेद ठाकुर कवि हैं, उनकी मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा है कि मन के भीतर कालापन था, आज उजागर कर डाला, जिन्ना के संग प्यार का प्याला लाल टोपी में भर डाला, 47 का बंटवारा बोलो क्या सपना हो सकता है, खून में जिसके गद्दारी हो पाक क्या अपना हो सकता है। मतलब अब पाकिस्तान के लोगों को तारीफ करके, जिन्ना की तारीफ करके यहां के मुसलमानों को उनसे जोड़ रहे हैं क्या? और बार बार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात जो होती है, सुचारिता जी, इस देश में आज तक तो यही होता आया है। जहां हिंदू 80% होकर भी इकट्ठा नहीं हुआ, जातियों में बट गया, उनको तोड़ा गया। मुजफ्फरनगर में थे बहुसंख्यक, लेकिन उनको मारा गया, काटा गया, समय पर संगठित हो गए तो उनका अस्तित्व बचा हुआ है। नवासी में पंडित थे लेकिन अल्पसंख्यक थे, तो लोकतंत्र भी था, पुलिस भी थी, कोर्ट्स भी थी, सरकार भी थी, बावजूद वो वहां से उनको निकलना पड़ा, पलायन करना पड़ा। और इस लोकतांत्रिक देश में आज भी वो अपने घर से बाहर हैं और देशों की तो तमाम फैजान जी, तो मुझे लगता है इस बात को स्वीकार करने में किसी को कहीं कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता रही हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो किस तरह से सीधे आज उन्होंने कहा कि भाई यहां हिंदुस्तान में क्योंकि ये हिंदू बहुल है इसीलिए ये सेक्युलर है। फैजान साहब, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी, आपको ये बयान, क्योंकि वो हिंदुओं के संगठित होने की बात कर रहे हैं, ये आपको उनका बयान सेक्युलर लग रहा है या फिर इसके साथ आपको कोई दिक्कत है? नहीं सुचारिता जी, हमें और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन योगी जी से था भी नहीं। जिस तरह से हमें अखिलेश यादव जी से पाकिस्तान का जिक्र करना और जिन्ना का जिक्र करना से ऊपर कुछ सोच नहीं सकते हैं, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ भी इसके ऊपर सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, जाति धर्म इसके ऊपर वो लोग उठ ही नहीं सकते। सवाल क्यों पूछा मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि पिछले चुनाव में जब आपकी नेत्री, नहीं आप पूरा बोलिएगा सर, मैं टोक नहीं रही, मैं सिर्फ एक इंटरजेक्शन कर रही हूँ संदर्भ समझाने के लिए मेरे सवाल का। आपकी नेत्री ने जब कहा था कि सारे मुसलमान एक हो जाओ चुनाव के समय, तो वो बयान सेक्युलर था सर या फिर वो कैसा बयान था, जरा बता दीजिए। उस संदर्भ में मैं योगी जी का बयान देखूंगी फिर, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। थोड़ा सुचारिता जी, हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये बयान चला देती अपने उस पर तो बड़ा अच्छा होता कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में 80-20 नहीं 100% आता है। एक सेशन सुचारिता जी इस पे भी चला देती कि योगी जी 80 और वो अखिलेश जी 20, इन सबों के चक्कर से ऊपर उठ के आज उत्तर प्रदेश की जनता को जब जरूरत पड़ती है महंगाई की, बेरोजगारी की, किसान की, कोरोना काल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, फैजान साहब, मैं आपकी सर, मैं पूरी तरह पूरा महाभारत आपकी नेत्री को डेडिकेट करूंगी। उन्हें बोल दीजिए आइए साक्षात्कार करें। मैं आपको कह रही हूं सर, पूरा शो आपको डेडिकेटेड है सर, और आपकी नेत्री को डेडिकेटेड है। वो साक्षात्कार में आएंगी, मैं तो आमंत्रित कर रही हूं उन्हें। सारे बयान चलाऊंगी, जो कहना चाहेंगी चलाऊंगी। आपके हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज कल डेली ट्वीट आ रहा है
ये सर ट्वीट वाली ट्वीट खेलना नहीं है ना सर। ट्वीट में तो आजकल सर ये ट्वीट वाली चीज सर, ये ट्वीट खेलना आप बंद करिए। मैं कह रही हूँ कि साक्षात्कार सामने आइए, मिलिए, बात करिए। योगी आदित्यनाथ जी ये बयान कैसे दिए हैं जो आपने बात कही? सर साक्षात्कार है, रिपब्लिक भारत का इंटरव्यू है सर, आपने देखा नहीं सर? 7 बजे देख लीजिएगा सर, 7 बजे देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद ही आएगा। आप साक्षात्कार देखिए सर। नहीं फैजान साहब मैं तो कह रही हूँ, मैं मायावती सर, मैं माया जी बंटाधार उन्होंने, मैं आपकी नेत्री को सर, मैं उनके सारे बयान चलाऊंगी और मैं तो कह रही हूँ आइए साक्षात्कार कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हमारे चैनल पर आकर बैठती हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं उन्हें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूँ आपके सामने है फैजान साहब, बिल्कुल आप तो हैं सर। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में करहल से अखिलेश यादव का नाम सामने आ गया है। सपा की एक और लिस्ट सामने आई है, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सपा की लिस्ट जो सामने आई है उसमें करहल से अखिलेश यादव प्रत्याशी है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। और रामपुर से आजम खां को टिकट दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। यानी अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे और आजम खां रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। आजम खां जो जेल में है, आजम खां जिन्होंने अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका लगाई है कि उन्हें बाहर आने दिया जाए, वो चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। आजम खां को रामपुर से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कैराना से नाहिद हसन का टिकट है। ये आपको बड़ी खबर मैं बता रही हूं। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ है, श्री नाहिद हसन कैराना, आपके सामने लिस्ट है, मैं लिस्ट आपके सामने दिखा रही हूं स्क्रीन पर। एक तरफ अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आजम खां को रामपुर से उतारा गया है। एक बार फिर उनकी पारंपरिक सीट है और वो भले ही जेल में है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि आजम खां चुनाव लड़ेंगे और आजम खां को रामपुर से जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह खबर भी रिपब्लिक भारत ने आपको पहले ही बताई थी कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो जसवंत नगर, अब उनकी ये पारंपरिक सीट है, वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो बड़ी खबर है वो ये भी कि नाहिद हसन का टिकट काटा नहीं है। नाहिद हसन अभी भी कैराना से प्रत्याशी हैं। नाहिद हसन जो कि जेल में है और नाहिद हसन की बहन ने आकर बतौर इंडिपेंडेंट पर्चा भरा था, उन्होंने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है, इकरा हसन ने, ये भी आपको मैं बता रही हूं। लेकिन इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो नाहिद हसन के नाम से पीछे नहीं हटने वाली है। नाहिद हसन को टिकट कैराना से दिया गया है। नाहिद हसन जो कि जेल में है और नाहिद हसन कैराना में दंगों के चलते, ये भी आपको, और मुझे बड़ी खबर ये भी बताई जा रही है कि अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया गया है और रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। यानी कि एक एक करके जरा हम बड़ी ब्रेकिंग भी दिखाते रहे। स्वार से अब्दुल्ला आजम खां के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। यानी ये जो लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने, ये आज उनकी ऐसा लग रहा है कि जो सेलिब्रिटी लिस्ट है वो बड़े नाम जिनकी लगातार चर्चाएं होती रही हैं चुनाव में, वो बड़े नाम जिनके बारे में खबरें आप देखते रहे हैं, वो सारे नाम ऐसा लग रहा है सिमट कर इस लिस्ट में आ गए हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनका नाम सबसे पहले, करहल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खां रामपुर से अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जसवंत नगर अपनी सीट से। और वहीं अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खां के बेटे हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। और अब्दुल्ला आजम के साथ साथ नाहिद हसन को भी कैराना से टिकट दिया है। अब कैराना से वो व्यक्ति जिस पर पहले से आरोप है, वो व्यक्ति जो जेल में है, उन्हें टिकट देने का मतलब क्या है? अगर कपीश जी मैं आपसे पूछूं, यानी आप पीछे नहीं हटेंगे नाहिद हसन के साथ? अभी आज भी जब संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कह रहे थे कि हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट है, इसीलिए सपा जारी नहीं कर रही है। कपीश जी, सीटर की लिस्ट तो इनके पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठी हुई है और उत्तर प्रदेश के 117 विधायकों पे बैठी हुई है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही 302, 307 और 153 भी दंगे के आरोपी हैं।
और संगीत सोम से लेकर के सुरेश राणा तक इनके आरोपी हैं और दंगेबाज हैं। 60 लोगों की हत्या का मामला है उनके ऊपर। हाँ। और आप कह रही हैं कि लिस्ट कहीं और से जारी हो रही है। उनको अपना चेहरा हर जगह क्यों वर्जन में दिखाई देता है? क्या ये हटा देंगे कि इनके ऊपर ये केसेस नहीं है और ये जेल नहीं गए थे? ये क्या जमानत पे बाहर नहीं है? क्या इनका ट्रायल नहीं चल रहा है? और क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनको केस उठाने से रोक नहीं दिया? तो सबसे बड़ी सुचरिता बात इसी चीज की है कि भारतीय जनता पार्टी वही है कि हम करें तो रासलीला, दूसरे करें तो करेक्टर ढीला। अगर चुनाव लड़ने से रोक आयोग लगाता है या कोई विधि लगाती है तब तो समझ में आता है। हाँ। आरोपी तो मुख्यमंत्री को बनाया जाता है जो 302, 307 के हैं। ये क्या 70 साल के भारत के इतिहास में कभी हुआ था कि एक 302 का अपराधी जो आरोपी है उसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसे गृह राज्य मंत्री बनाया जाए, ऐसे गृह मंत्री? आप उनकी लिस्ट पर इतनी नजरें गड़ाए हुए हैं लेकिन अपने लोगों के बारे में नहीं बोलते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें यही है। अपने बारे में भी बताइए, जरा स्थिति स्पष्ट करिए राकेश जी। नहीं, बिल्कुल बताएंगे, अपने बारे में भी बताएंगे और हम बिल्कुल डंके की चोट पर बताते हैं। हम डरे छुपे हैं तो धीरे धीरे व्हाट्सएप पर लिस्ट जारी कर रहे थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के हमारी मुखरता से आपत्ति जारी की और भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको कहा तब मजबूरी में आकर के समाजवादी पार्टी ने लिस्ट को सार्वजनिक किया है। वरना पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी करने के बाद से लगातार व्हाट्सएप पर प्रत्याशी के धीरे से कान में बता देती थी कि आपको चुनाव लड़ना है, कोई और जान न जाए, केवल विधानसभा तक आप सीमित रहिएगा, क्योंकि हमारी लिस्ट में अपराधियों के नाम, इसको लेकर के जनता के बीच में एक नकारात्मक माहौल बन रहा है। पहली लिस्ट उन्होंने जारी की, पहला नाम जारी किया नाहिद हसन। नाहिद हसन को लेकर के तुरंत बैकफुट पे आ गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि किस तरह से नाहिद हसन फरार है, कोर्ट के आदेश पर फरार है और नाहिद हसन को जेल जाना पड़ा। गैंगस्टर है, हिंसू पीटर है, दंगाई है। समाजवादी पार्टी की पहली सूची में ही हमने नाम जारी किए थे कि कैसे असलम चौधरी हो, रफीक अंसारी हो, मदन भैया हो, हिंसू पीटर है, गुंडे है, अपराधी है। और अब समाजवादी पार्टी ने पूरी लिस्ट जारी की है। आप निश्चित रहिए, ये पूरी लिस्ट भी अपराधियों से भरी हुई दिख रही है। इस पूरी लिस्ट में भी कई अपराधियों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, गैंगस्टर्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिना अपराधियों के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। सुनिए सर, राकेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास। कपीश जी, आप, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को कि करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ये लिस्ट जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जारी की है अपनी पहली लिस्ट और बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। लिस्ट में ऐसे कौन से नाम हैं जिन्हें जारी करने में इतना असमंजस लग रहा है, इतना समय लग रहा है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ हो गया है। पहले ही आपको बताया था मैनपुरी के करहल से, रामपुर से आजम खां को टिकट दिया गया है। वहीं कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया गया है। ये आपको बताएं। और वहीं स्वर से दिया गया है अब्दुल्ला आजम को, यानी कि आजम खां के जो बेटे हैं उन्हें दिया गया है। ये लिस्ट जारी किया गया है। स्वर से अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। ये लिस्ट समाजवादी पार्टी की जारी की गई है। शिवम, आपके पास आ रही हूं। जी सुचारिता जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी हिंदू हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने आपको काटा, जिन लोगों ने आपको मारा, जिन लोगों ने आपके खिलाफ दंगे करे, जिन लोगों ने आपकी बहन बेटियों को छेड़ा और उनको फिर जब उत्तर प्रदेश में बचाया गया, उन पर से केसेस वापस लिए गए, उनको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलाने वाले आजम खां साहब पर, जो हिंदुस्तान के पहले एक ऐसे मंत्री हैं जो 1 साल से ज्यादा जेल में हैं, इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो 100 से ज्यादा मुकदमे झेल रहे हैं, उनको टिकट दे दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरठ कैंट से मुसलमान, मेरठ शहर से मुसलमान, शिवालखात से मुसलमान, किठौर से मुसलमान, बागपत से मुसलमान, कोई और चाहिए क्या? आरएलडी को वोट दे दीजिएगा। 3 जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को दोगे 39 जीतेंगे। आज भी इस बात को नहीं सुचारिता जी रुकिए ना। शिवम, ये बताने का कोई कैंडिडेट को दिया है तो आप उसका धर्म बताकर बता रहे हैं, ये सही नहीं है। नहीं शिवम, दिस इज नॉट राइट। वो बताएंगे, वो गिनाए कि इतने हिंदू, वो कहे इतने हिंदू, आप कहे इतने मुसलमान, ये क्या पॉलिटिक्स है सर? मुझे ये बताएं। नहीं, दिस इज गलत। आप एक चीज नहीं शिवम, दिस इज नॉट राइट। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह से। शानदार साफ सर
शिवम नहीं, आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो पीछे से लोग क्या आपको फॉलो कैसे करेंगे सर? मुझे ये बताइए ना, ये हर प्रत्याशी का मैं धर्म बताने लग जाऊं कि मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, हिंदू को टिकट दे रहे हैं, यही कपिल जी आपको भी नहीं करना है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। करप्ट हिस्ट्री है सुचारिता जी इनकी। मैं आई एग्री विद योर पॉइंट। मैं, आप अपनी बात रखिए, मुझे कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है जो लोगों को देखनी चाहिए। जो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, जो बात करते हैं हिंदुओं की, जो बात करते हैं मंदिरों की, जो बात करते हैं मथुरा के भगवान कपिल जी, उनके फैजान साहब के पास जा रही हूं। फैजान साहब में क्या कर रहे हैं? फैजान साहब, ये तो देखने वाली बात है ना। एक मिनट फैजान साहब, आप इससे सहमत हैं? क्योंकि बार बार ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मुद्दा बनाया जा रहा है और खासकर बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमने दंगा मुक्त किया है इस प्रदेश को, हमने यहाँ से हिस्ट्री शीटर्स और जो बदमाश है, जो माफिया है, उन्हें हटाया है, ऐसे लोगों के नाम लिस्ट में नहीं होने चाहिए। क्या बीएसपी इससे सहमत है? फैजान साहब। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल पे मैं बहुत इज्जत सम्मान के साथ आपका चैनल को आया हूं, आपके दर्शकों आपको देखते हैं। प्लीज ये शिवम त्यागी जैसे लोगों को बुलाकर आप अपने चैनल के रेपुटेशन को ना करें। जो सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी कहती है और वो आकर इस चैनल पे कैंडिडेट के साथ उसके जाति का प्रमाण देती है, उस शख्स को आप अपना चैनल, राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी का वो पक्ष रखने के लिए, आप ऐसे कट्टरपंथ, ऐसे काली चरण जैसे लोगों को अपने चैनल पर ना जगह दिया करें, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया करें। बात करें, लेकिन जातियों पे जो ये बात नहीं, फैजान साहब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति इस तरह की हो गई है कि जाति धर्म के बिना राजनेता आगे चल नहीं पाता है। सबसे दुखद ये है, आज की राजनीति ऐसी हो गई है, इसकी तस्वीर ये हो गई है। दलाल लोग हैं। सुचारिता जी, जो जल्दी राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो देशद्रोही लोग हैं। मैं प्लीज मैंने फैजान साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ ये बात, मैं सिर्फ शिवम से नहीं, आप सब। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि हर राजनेता ये करता है सर। अगर आप ये कहेंगे कि बिना धर्म जाति के राजनेता आगे बढ़ता है राकेश जी, तो ये मुझे लगता नहीं हजम कर पाएंगे मेरे दर्शक। राकेश जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि लिस्ट को हिंदू और मुसलमान में बांट करके नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जब उसको जातियों में बांट कर देखा जाता है कि कितने कुर्मी दिए हैं, कितने यादव दिए हैं, कितने ब्राह्मण दिए हैं, कितने कायस्थ दिए हैं, तब भी गलत होता है। बेहतर होता है शिवम त्यागी इसमें ये बताते अगर कि इसमें इतने गद्दी दिए हैं, इतने घोसी दिए हैं, इतने पसमानदा दिए हैं, इतने सुन्नी दिए हैं, इतने वहाबी दिए हैं, इतने सिया दिए हैं, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है राकेश जी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ गई और उसी वजह से मुझे यहाँ पर महाभारत को अंत करना पड़ रहा है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि समय मेरे पास नहीं था, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति में जाति और धर्म के बिना नेता या फिर पार्टी आगे नहीं बढ़ती। अगर बढ़ पाती तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होता देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।